मणिपुर अरे पर आरटीआई की रिपोर्ट देश के अगर प्रधानमंत्री बढ़ी है खुले मन से कितने बताते हैं दरभंगा जीरो, गेम चालू हो जिस गया। तरीके से इसी देश के मणिपुर प्रधानमंत्री दरभंगा गेम चालू हो गया जब जीरो उसी तरीके से जीरो आपका उन्होंने विकास उसी है। तरीके से आप उन्होंने उसी तरीके से आप लोग दीपक विकास जी की आ रहा हूँ, बातें दीपक करते जी हो। वेट कीजिएगा, आ रहा हूँ, दीपक जी आ रहा हूँ, आपकी पास आ रहा हूँ, जिस दीपक जी तरीके थोड़ा से वेट आपने कीजिएगा, बताया कि दरभंगा, दिन सड़कों पर दीपक आए। जी वेट कीजिएगा थोड़ा सा। नहीं सुनिएगा विवेक जी, मैं तो यही बात कह रहा हूँ ना कि वहां जब तो मणिपुर दरभंगा में तो की इलाज बात चल रहा है एम्स का। तो जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर में के मसले पर जवाब देने के लिए खड़े होते हैं प्रस्ताव पर, तब आप बाइकाट कर देते हैं। और मणिपुर के लिए आप राज्य के विरुद्ध में कितने दिन सड़कों पर आए, कितने दिन आपने रैली की, इसका कोई उत्तर है? क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी कहिए मणिपुर? ना चुनाव लड़ लीजिए मणिपुर से। प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं मणिपुर से गए? चुनाव लड़ लेते। पर बात करिए, हम तो तथ्यों पर मणिपुर बात क्यों नहीं करें। गए प्रधानमंत्री जी? दिखा देते। तथ्यों पर एक बात प्रदेश देखते हैं। संभाल नहीं रहा, देश संभालने की बात कर रहे हैं। एक प्रदेश संभाल नहीं ठीक पाए, है, छोटा देखिए, सा प्रदेश, मैं- मणिपुर जैसा प्रदेश संभाल मैं नहीं पा एक रहा, एक देश देखिए, संभालने की बात मैं कर रहा एक एक मुद्दों पर आ हूं। रहा एक हूं। प्रदेश जो बहन मैनिफेस्टो बेटियों में के उल्लेख है, अस्मत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बीजेपी का मैनिफेस्टो आएगा, संकल्प पत्र आएगा तो उस पर भी डिबेट करेंगे। आज कांग्रेस का है, कांग्रेस पर बात कर लेते हैं। मैं बेटी हूँ, जी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आया कोई? दिल्ली का द्वारका रोड, प्रेम इतना कुमार बड़ा जी, घोटाला, दिल्ली का प्रेम कुमार, द्वारका दीपक रोड जी आ इतना रहा हूं, बड़ा प्रेम कुमार घोटाला, जी, आप उसको विकास प्रेम कहते कुमार हैं? जी उसको विकास कहते हैं 2025 आप? के विधानसभा चुनाव में अरे 33% आदरणीय महिला विशाल आरक्षण, जी। प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लाइए और दीपक जी को लेकर आइए। 2025 के विधानसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण, 10% ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये दोनों लगभग अभी चल रहे हैं। 33% महिला आरक्षण वाला भी मामला दे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी चल रहा है जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इसमें क्या कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो बीजेपी के संकल्प पत्र से प्रभावित है? प्रेम कुमार जी देखिए, इसमें महिला आरक्षण की जो बात की गई है रिप्रेजेंटेशन में, इसको उठा करके दरअसल ऑपोजिशन ये बताना चाहता है कि जो संसद में पारित विधेयक है ये महिलाओं के साथ धोखा है और वो कब लागू होगा ये किसी को नहीं पता है और हम इसको लागू करेंगे। ये एक पॉलिटिकल बात है जो विपक्ष रखना चाहता है। नहीं, संसद दूसरी बात, से आप पास हुई कोई थोड़ा चीज सा धोखा पहले, कैसे हो थोड़ी देर सकती है? पहले ये नहीं, जो लागू होने की जिसकी तारीख ही नहीं है, अच्छा, तो वो फिर तो चीटिंग है ना। आप लागू कर देते ना, संसद आपके हाथ में थी, क्यों नहीं लागू कर दिया इसको? 2029 और उसके बाद क्यों लागू होगा ये? इसीलिए धोखा है। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे थे ना कि अब एक विरोधाभास है आरक्षण को लेकर के और जनगणना, जातीय जनगणना को लेके। जो लोग रिजर्वेशन को जातिवाद से जोड़ते हैं वो जरूर ऐसा कहेंगे। आरक्षण देना जातिवाद फैलाना नहीं है, जातीय सर्वेक्षण करना जातिवाद फैलाना नहीं है। इसीलिए जाति धर्म से ऊपर उठकर बोलने की बात इन दोनों बातों से कंट्राडिक्ट नहीं करती है। ये बात स्पष्ट करने की जरूरत है। हाँ, जिनको लगता है कि आरक्षण जातिवाद फैलाता है वो ऐसा कह सकते हैं। नहीं, जातिगत जनगणना की बात और जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए सोचने की बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ही। आप एक तरफ जातिगत जाति के हिसाब से, मतलब जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात है, फिर आप कहते हैं कि भाई जाति धर्म से ऊपर उठकर आप देश के बारे में सोचें और देश के लिए वोट करें। ये कैसे हो सकता है प्रेम कुमार जी? जाति धर्म आप से उसको ऊपर काउंटर कर रहे हैं, देश के बारे में सोचना है जी। तो ये कहीं से कंट्राडिक्टरी नहीं है। ये इसलिए बात उठाई जा रही कि इतने साल बाद भी अब बड़ी आबादी जो कि वंचित है लेकिन उसका नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं है। आखिर कौन सा कारण, हमें ढूंढना तो पड़ेगा। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है? तत्काल उन्होंने जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया है, किसी को और अच्छा सॉल्यूशन दिखेगा तो वो लेकर आएंगे। नहीं, और ये बात जो लिखी गई जांच एजेंसी की बेलगाम शक्ति, क्या जांच एजेंसी के पास बेलगाम शक्ति आज की तारीख में? बेलगाम शक्ति तो है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में ईडी ने जो बहस किया, उसने तो कहा कि सेक्शन 45 का जो है पीएमएलए का, उसके तहत, हाँ उसके तहत वही प्रोटेक्शन, उसके तहत यहाँ बेल नहीं मिलती है, इसलिए मत दीजिए। बाकी कोई तर्क नहीं था ईडी के पास। तो बेलगाम इसे लेकर कानून लाने की भी बात की जा रही है। मैं इसे ही समझना चाह रहा हूँ। दीपक कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मुकेश त्यागी जी। इसी मुद्दे को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। दीपक जी प्लीज। देखिए, समाजवादियों का नारा था कि मैं मुकेश त्यागी जी प्लीज वेट की जगह आ रहा हूं आपके पास। पहले दीपक जी को बोल लेने दीजिए। दीपक जी ओके, देखिए विवेक जी, समाजवादियों का नारा रहा है कि सोशलिस्टों ने बांदी घाट पिछड़े पावे 100 में 60।
महिला आरक्षण बिल जो लेकर के आए, विमेन रिजर्वेशन बिल जो लेकर के आए, ये उसी तरीके से इन्होंने एक टेबल पर जो है प्लेट में इन्होंने लड्डू तो सजा करके रख दिया, लेकिन हमारी बहनों से, माता बहनों से कहा नहीं नहीं अभी खाना नहीं है, जब हम बताएंगे तब खाना है। अरे भाई ओबीसी कैटेगरी को क्यों नहीं आप उसमें शामिल कर रहे हो? ओबीसी कैटेगरी को आप क्यों नहीं उसमें शामिल कर रहे हैं? और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए कह रहे थे, आज इनको लालू प्रसाद यादव जी इनको चोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो झुके नहीं, वो टूटे नहीं, ईडी सीबीआई से वो डरे नहीं। जो ईडी सीबीआई से डर गया, झुक गया, अजीत पवार और पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। मैं अगर हमें लगता है बताने लगूंगा जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने वहां ज्वाइन कर लिया, तो आपकी डिबेट आज की नहीं कल की डिबेट भी आपकी खत्म हो जाएगी। वो इनके लिए शाह हो गए, और वो टूटे नहीं, झुके नहीं, तो वो इनके लिए चोर है। देखिए मैं एक चीज में आप बड़ी उससे बताना चाह रहा हूं कि भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि 303 तब था और अभी 2014 में था, उससे ज्यादा बढ़ करके 2019। देखिए हम हिंदुस्तानियों की भारतीय जनता पार्टी जो एडवर्टीजमेंट में और ब्रांडिंग में बड़ी माहिर है। और हम लोग जब हम लोग टीवी पे ऐड देखते हैं ना, हम लोग जब ऐड देखते हैं कि हम लोग कोलगेट लगाएंगे तो हमारे दांत जो है वो मोती जैसे चमक जाएंगे, फेयर एंड लवली लगाएंगे तो हम 2-4-6 महीने में बिल्कुल एकदम गोरे हो जाएंगे, और जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं ना 1 से 2 बार, तो कम से तो पहले से ज्यादा बदतर, उससे भी ज्यादा हमारा दांत खराब हो गया, चेहरा तुम्हारा उससे ज्यादा खराब हो गया। आज कमोवेश वही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की जी। और 370 की बार बार ये बात कर रहे हैं। अरे 370 हट करके अगर वहां विवेक जी अमन चैन कायम हो गया है, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव साथ में क्यों नहीं कराया इन्होंने? मोदी को जी देखिए, मैंने मैनिफेस्टो के एक एक पॉइंट को पढ़ के बताया, मैंने अपने मन से कुछ जोड़ा नहीं। मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ मैं पढ़ के बता रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। मैनिफेस्टो को पढ़ के कहीं ना कहीं ऐसा परिलक्षित होता है कि मोदी सरकार को रोकने वाला मैनिफेस्टो घोषणा पत्र नजर आता। अब एक और पॉइंट में उठाना चाहूंगा, 24 नंबर का पॉइंट, 24 नंबर पेज का पॉइंट। न्यायपालिका के बारे में यह लिखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा एनडीए सरकार के कुशासन, कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने, कानून की ओट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और कार्यकारी शक्तियों के दुरुपयोग के कारण लोग न्यायपालिका को लोकतंत्र विरोधी कार्यों और अधिनायकवाद के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में देखने लगे हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही भारत के संविधान को कायम रख सकती है। तो जो एलिगेशन आप लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगाया जाता है, वो उन सारी एलिगेशंस का ख्याल मुझे लगता है इस न्याय पत्र में है। शायद इसलिए इसे न्याय पत्र 2024 का नाम दिया गया। दीपक जी आपका जवाब, फिर मैं विशाल जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मुकेश जी आपके पास। विवेक जी अभी चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ वाला हाल अभी सबने देखा, पूरी देश दुनिया ने देखा। और जब ईडी के डायरेक्टर आदरणीय संजय मिश्रा जी थे, एक बार उनको आपने एक्सटेंशन दिया, दोबारा आपने एक्सटेंशन दिया, तिबारा उनको एक्सटेंशन देने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग गए? अरे ईडी जो होता, ईडी का डायरेक्टर जो आता वो काम करता नहीं, तो क्या न्यायपालिका से भरोसा उठा है? वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं, क्या न्यायपालिका से भरोसा उठा, ये कह रहे हैं आप लोग? न्यायपालिका पर ही तो विश्वास है। न्यायपालिका ने तो उनको एक्सटेंशन नहीं दिया, न्यायपालिका ने तो वहां पर जो है पुनर्गिनती कराई चंडीगढ़ में। फिर कांग्रेस को प्रॉमिस क्यों करना पड़ रहा है? दीपक भाई, टीना जी मैं आ रहा हूं इस सवाल को लेकर कि कांग्रेस न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दृढ़ता से बरकरार रखेगी। देखिए विवेक भाई लेट मी कंक्लूड। कई बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका को गुमराह करती है, और पिछले देखिए विवेक जी कई बार जो है, जो 8-10 साल से सरकार चल रही है, इसने माननीय न्यायालय को भी गुमराह। अब संजय सिंह जी का जीता जागता उदाहरण है, जब साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए, भाई 2 करोड़ रुपए का आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, ना जांच में कहीं मिल रहा है, ना अकाउंट में उनके मिल रहा है, ना कहीं पैसा बरामद कर पा रहे हो। आप 6 महीने से आपने उनको जेल में डाल रखा था। ठीक है, देखिए बीजेपी को इससे चिंता नहीं है कि सजा हो ना हो। बीजेपी ये चाहती है कि ये लोग खुल करके प्रचार ना कर पाए, ये डरे रहे, सहमे रहे। लेकिन इंडिया ब्लॉक के लोग डरने सहने वाले नहीं है। आज की तारीख में इंडिया ब्लॉक के लोग जवाब, फिर मैं हिंदुस्तान की आवाज बन करके जा रहे हैं। ठीक है मुकेश जी। सबसे पहला विरोधाभास ये है कि संजय सिंह की जब जमानत हुई तो सब लोगों ने कहा विक्ट्री सेलिब्रेशन निकाला, लेकिन जब सतेज जैन को और केजरीवाल जी की जमानत लगातार रिजेक्ट होती रही तो ये तब उसकी तारीफ नहीं करते, तब ये भारतीय जनता पार्टी को दोषारोपण करते हैं कि उनके माध्यम से इनको अरेस्ट किया जा रहा है। अरे या तो आप कह दीजिए जुडिशियल प्रक्रिया स्वच्छंद है, वहां पर स्वतंत्र रूप से, तो अगर वो बेल उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है कोर्ट के माध्यम से, तो आप उसका उनके 6 महीने का हिसाब देंगे आप? उनके 6 महीने का हिसाब देंगे आप? 6 महीने का हिसाब देंगे उनका? 6 महीना आपने उनको जेल में, आप देंगे 6 महीने का हिसाब?
अरे दीपक जी एक मिनट बोल जी। रहे प्लीज, आप आपने बहुत बोल बोले लिया। नहीं, देखिए, मुकेश जी बोले नहीं, मेरे जी, मेरे जी। बड़े भाई मेरे भाई हमें कुछ नहीं बोलना है। 2024 में 4 जून को हिंदुस्तान की महान ठीक है, जनता दीपक को जी सुन लेते हैं। एनडीए से मिलेगा सुकून। 4 जून एनडीए की महान जनता को मिलेगा सुकून। दीपक रंजन जी सुन लेते हैं, दीपक रंजन जी सुन लेते हैं। सारे चीजों की जांच होगी। ठीक है, सारी दीपक रंजन जी चीजों की सुन ले, जांच होगी। दीपक रंजन जी सुन लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से ठीक है, लेकर दीपक रंजन जी सुन लेते हैं, और दीपक रंजन जी सुन लेते हैं थोड़ा सा, प्लीज उनका आंसर आने लीजिए। मुकेश त्यागी जी और टीना जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। जी, जो सरकार अपना चलाए वो 2000 का बोले जा रहे हैं, बोले वो जा रहे हैं। सरकार क्या चलाएगी, वो ठीक सरकार है, क्या संभालेगी। मुकेश जी को और टीना जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। दीपक जी थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, मैं वापस आपके पास आ रहा अपने हूँ खुद का जल्दी से। चलाए हाँ, नोट, 2000 मुकेश त्यागी जी नोट पूरा चला कीजिए। भाई। ठीक मणिपुर है। संभालने का विवेक कैसे जी, संभालेंगे। जी, मैं- बोलिए फिर देखिए बोले जा रहे हैं, बोलिए बोलिए आप बोलेंगे। बोलिए विवेक जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो है स्टूडियो में आकर के लंबे लंबे भाषण देते हैं। ये कहते हैं कि अजीत पवार हमारे में चक्की पीसिंग हमारे वॉशिंग पाउडर लगा करके धुल जाते जी। हैं। अरे आप क्या करते हैं, निष्क्रिय पड़े रहते हैं आप लोग। अब तो जनता कह रही है, खुद कह रहे हैं आप तो अपने मुंह से। खटखटाते नहीं है ये लोग, और स्टूडियो में आकर के लंबे लंबे भाषण देते हैं ये लोग। और इनके यहाँ ही भ्रष्टाचारी पले हुए थे, और अगर भ्रष्टाचारी आज हमारे आए हैं तो हो सकता है उनका मन परिवर्तन हो गया हो, उनको एक नैतिक दिशा मिल गई हो, जो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को देती है कि आप आइए, हम आपके जो अब तक आपने जो पाप किए प्रायश्चित करने का समय आ गया है। क्योंकि आप जी। लोगों ने पाप की काली कोठरी में उन लोगों को कलंकित करते रहे, और इसलिए उनको भी पैसे चाहिए, कांग्रेस को भी पैसे चाहिए, जाइए हमारे लिए पैसा निकाल के ले आइए। तो ये जो अभी इस बात की, आप लोग कोर्ट में जाते नहीं है, ये लोग यहाँ आकर के स्टूडियो में बोलते रहते हैं लगातार। अगर आपको कोई दिक्कत है आप कोर्ट जाइए, या तो कोर्ट को भी कॉम्प्रोमाइज कहते हैं लगातार। विवेक जी। राहुल गांधी ने यूएस और यूके में जाकर के किस प्रकार से हमारी भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम किया है वो आपको पता ही है। आप एंटी नेशन बात करते हैं, विवेक जी। फिर आप कहते हैं कि साहब जी, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। आपने क्या बोला यूके में, क्या बोला यूएस में, वहां पे आप जॉर्ज सोरोस और तमाम सैम पिट्रोडा ऐसे इंडिया के जो लोग हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान में जाके मनीशंकर रैया के जाकर के कहते हैं कि सरकार को उखाड़ फेंको, पाकिस्तान के पास जाकर के कहते हैं। तो क्या आप लोगों का नैतिक स्तर क्या है? ठीक है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। ठीक है। टीना जी कुछ कहना चाह रही। टीना जी, वो न्यायपालिका वाला जो सवाल मैं आपसे पूछा था उसका, उस पर भी जवाब दीजिएगा, जिस पर जी उस पर भी आंसर कीजिएगा। जी, देखिए, आपको भी याद होगा कि किस तरीके से 4 जज बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आप बताइए कि कौन कह रहा है ये देश के जजेस, और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जज बाहर निकलकर ऐसा कह रहे हैं। और जो संविधान को बार-बार स्क्रीन कुचला पर जा रहा लाइएगा। है, टीना जी खतरे जवाब में। करिए। इनके खुद के मंत्री अनंत हेगड़े खुद कहते हैं कि हम बहुमत मेजोरिटी में इसलिए आना चाहते ताकि संविधान को बदले। आप बताइए कब देश के प्रधानमंत्री ने उनको हड़काया और कहा हो कि संविधान के खिलाफ मत बोलिए। इन्हीं के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो क्या लिखते हैं, आर्टिकल लिख देते हैं संविधान को खत्म करने के लिए। आप बताइए, एक रिजर्वेशन और संविधान को खत्म करने के लिए कौन बात कर रहा है? देश के प्रमुख आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बात कर रहे हैं। कब हटाया उनको? लेकिन मोदी जी खुद, मुझे लगता है कि अपने मुंह से नहीं कहते तो कहलवाते हैं अपने मंत्रियों से, अपने अध्यक्षों से लगातार। लेकिन आज आप देखिए कि हालत ऐसी हो गए हैं कि चाहे वो जजेस हो, चाहे वो वकील हो, लगातार आपने भी देखा कि किस तरीके से पत्र लिख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र, अभी हम बार बार, हमारे अध्यक्ष साहब बिल्कुल सही कहते हैं, इस देश को आप रशिया बनाना चाहते हैं। इन्होंने 10 साल में इस देश की हालत ऐसी कर दी है, यहाँ पत्रकार कुछ बोल दे तुरंत जेल में कर दे। अगर इनकी चाटुकारिता करते रहे तो पत्रकारों को भी ठीक से रखते हैं, अदरवाइज तो आप देखिए पत्रकारों की भी किस तरीके से न्यूज लॉन्ड्री और तमाम मीडिया के लिए भी आप लोगों ने कुछ वादा किया, वो मैं पढ़ूंगा, लास्ट में पढ़ूंगा। टीना जी, आप लोगों ने मीडिया के लिए भी कुछ प्रॉमिसेस किए, वो मैं पढ़ूंगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए उठाकर, क्या हालत हो गई है। आप तो मीडिया को भी इन्होंने एकदम टेप बांध दी है, मीडिया पर भी सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपने चंगुल में ले लिया और फिर कह रहे हैं हम 400 पार। अरे साहब, आपके तो 200 के भी लाले पड़ रहे हैं, आप 400 पार का नारा दे रहे हैं। जी, आप लोग कहते हैं चुनाव आयोग भी रिग्ड है, कोर्ट एंड जुडिशरी सिस्टम भी प्रभावित है। आप लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, जांच एजेंसियां, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां सभी रिग्ड हैं। तो क्या पूरा मामला ही चौपट हो चुका है, खत्म हो चुका है आप लोगों के हिसाब से?
देखिए विवेक जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं कि सेना का जहाज लेकर प्रचार कर रहे हैं। क्यों साहब, आप बीजेपी के घर से पैसा जा रहा है या उनके घर से पैसा जा रहा है? जब चुनाव आयोग, अब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर हैं आप सरकार के, फिर वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव आयोग? क्यों नहीं भेजा नोटिस? राहुल गांधी जी अगर ऐसा कर देते तो तुरंत नोटिस भेज देते हैं। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री को नोटिस कब भेजा चुनाव आयोग? जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं आ जाते तब तक ऑफिशियली प्रधानमंत्री तो है। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर हैं, वो केयर टेकर है। चुनाव आयोग के हाथ में है सब कुछ। नहीं, चुनाव आयोग पावर सारे चुनाव आयोग के पास है, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी ही है, ये बात भी तो सही है। वो नहीं, ये कोई सही नहीं है। आचार संहिता लगी हुई है, वो सिर्फ केयर टेकर है। उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो आप बताइए कि इस बात का ब्यौरा दे कि वो पैसा किस बीजेपी के पैसा खर्च हो रहा है। वो तो जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं ना, सेना का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? और यही मुकेश त्यागी कुछ कहना चाह रहे हो? विशाल मिश्रा जी आपके पास आओ। मुकेश त्यागी जी कुछ पूछना चाह रहे हो? मुकेश त्यागी जी, संसाधन नहीं है, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। हम चुनाव के लिए हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं बचा। हम एडवर्टाइजमेंट अखबार में देना चाहे तो अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं छपते। हमारे अकाउंट क्यों फ्रीज किए गए बताइए आप। जल्दी से एक फ्रीज कर दिया। लास्ट आप देखिए कि जब चुनाव आयोग के मुहाने हम चुनाव एक करके रिएक्शन तब आप चाहते हैं कि विशाल मिश्रा जी जल्दी से इस सवाल पर जवाब। विशाल मिश्रा जी जल्दी से, उसके बाद प्रेम कुमार जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, प्रेम कुमार जी के पास आऊंगा। विशाल मिश्रा जी को लेकर आइए। विशाल मिश्रा जी प्लीज जी। ठीक, टीना जी आपके लिए एक सवाल है मेरे पास, मैं पूछूंगा आपसे। देखिए विवेक जी, मैं बहुत ही विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस संविधान के अनुच्छेद के तहत मोदी जी से पूछिए ना, मोदी जी से पूछिए सरकार में कौन बैठा है। अरे 10 साल सत्ता की मलाई किसने चाटी? सत्ता की मलाई किसने चाटी? आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? टीना जी एक करके आपने सवाल पूछ लिया, काउंटर ले लेते हैं, उसके बाद में प्रेम कुमार जी के पास आ रहा हूं। विशाल जी प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लेकर आइए जी। ठीक है, एक करके टीना जी एक करके कंप्लीट। Vivek ji, let me complete first. हाँ बोलिए। You have asked a question to me, so I am answerable to you. बोलिए सर, बोलिए। उत्तर दे रहा हूँ ये सर, बोलिए। इस संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत केयर टेकर पीएम के चुनाव का प्रावधान है। तो क्या वर्तमान में अनुच्छेद 224 के तहत, अब देखिए किस तरीके से तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। केयर टेकर पीएम कब होते हैं उसकी एक अलग कंडीशंस होती है। चुनाव चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इन सब के बावजूद भी वो अभी भी नए संसद के चुनाव होने तक, नए प्रधानमंत्री चुनने तक, पुनः शपथ लेने तक वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और वो उस का उपयोग करेंगे जो उनको प्रदत्त है जी। ठीक है, प्रेम कुमार जी छोड़ा जा रहा है। ठीक है, पीएम है। ठीक है, प्रेम कुमार जी देखिए ये मसला इस संदर्भ में आया कि वो सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान कर रहे हैं। आप ही बता दीजिए, तो क्या वो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। तो इस पर बात करने के बजाय केयर टेकर है नहीं है, इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है, चुनाव आयोग चुप है। ठीक है, टीना जी एक आखिरी सवाल, अगर ये तस्वीर आप देख पा रही होंगी, ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर कवर पेज है। कवर पेज में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने कवर पेज देखिएगा, कवर पेज जहां पर न्याय पत्र 2024 लिखा हुआ है, और इसमें राहुल गांधी जी भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के इक्वल में। तो ये तस्वीर थोड़ी समझ नहीं आई जब आप प्रधानमंत्री के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो भी उनको जो यूज कर रहे हैं या फिर जो इस्तेमाल कर उसको लेकर सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी फ्रंट पेज पर किस पोजीशन को लेकर यहां पर हैं वो? क्या आपको ये जानकारी नहीं है कि वो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं? नहीं, पूर्व क्यों नहीं होंगे वो फ्रंट तो पेज मल्लिकार्जुन खड़गे के इक्वल होंगे। पूर्व अध्यक्ष रहे हैं या नहीं रहे? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों तस्वीर नहीं कर सकते? देखिए अब ये चुनाव घोषणा पत्र हमारा घोषणा पत्र है, बीजेपी का थोड़ी ना। बीजेपी से पूछ के या मीडिया से पूछ के थोड़ी ना लिखेंगे। अब नहीं पूछ के नहीं लिखेंगे। पूर्व अध्यक्ष तो, और ये न्याय की आवाज, पूर्व अध्यक्ष तो माननीय सोनिया गांधी जी भी बना रही है। पूर्व अध्यक्ष तो माननीय सोनिया गांधी जी भी हैं। चलिए चलिए खैर, ये पार्टी का अपना फैसला है। मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा था, ये किसी भी पार्टी का निजी फैसला है और ये पार्टी के ऊपर होना चाहिए। मैं क्लियर भी यहाँ कर देना चाहता हूँ, ये सवाल चूंकि मेरे पास आया था तो मुझे लोग पूछ रहे थे मेरे सोशल मीडिया पर, तो मैंने पूछा। मुकेश त्यागी जी माफ कीजिएगा, समय सीमित। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर लोग भरोसा करेंगे और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिलाएंगे, कांग्रेस के लिहाज से जो कांग्रेस उम्मीद कर रही है। लेकिन क्या 2019 की तरह कांग्रेस को एक बार फिर से
सेटबैक हासिल होगा या इस मैनिफेस्टो पर कांग्रेस को इस बार झोली भर भर के वोट मिलेंगे। 4 जून को पता चलेगा जब सबसे तेज नतीजे इंडिया डेली पर आएंगे और दिन भर हम आपको सबसे फास्ट नतीजे दिखाएंगे। वक्त एक ब्रेक का, आगे देखिए 24 का चैंपियन मेरे सहयोगी मेरंजन के